जब शादी होती है तो पहले शादी तय होती है, फिर सगाई होती है, फिर बारात आती है, फेरे होते हैं और तब विदाई होती है। इसी तरह अकाल की भी बहुत सारी रस्में होती हैं। ये रस्में जब तक पूरी नहीं होती तब तक नहीं माना जाता कि अकाल पड़ गया। जब बारिश नहीं आती तो अकाल पड़ता है। जैसे आपके हमारे लिए होली आती है, दिवाली आती है, वैसे ही कुछ लोगों के लिए अकाल त्योहार की तरह आता है। इसका भी एक पूरा तरीका होता है। बिना दिवाली पटाखे छोड़ने से जैसे दिवाली घोषित नहीं हो जाती, वैसे ही पूरी रस्में हुए बिना अकाल घोषित नहीं होता। एक बूंद पानी ना बरसे, जमीन सूख जाए, आप कहते रहें कि अकाल पड़ गया है, लेकिन कोई नहीं मानेगा। अकाल तभी माना जाएगा जब इस त्योहार की सारी रस्में पूरी हों। जैसे शादी होती है, शादी में पहले शादी तय होती है, फिर सगाई होती है, फिर बारात आती है, फिर फेरे होते हैं और तब आखिर में विदाई होती है। इसी तरह अकाल की भी बहुत सारी रस्में होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अकाल की क्या क्या रस्में होती हैं। सबसे पहले बारिश नहीं होती, तब लोग शोर करते हैं, फिर पटवारी सर्वे करते हैं, अफसर रिपोर्ट बनाते हैं, तब घोषित किया जाता है कि अकाल पड़ गया है। इस घोषणा के साथ ही कई लोगों के मन में पटाखे छूटने लगते हैं। कोई भी अच्छा काम करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। ये मंगलाचरण एक केंद्रीय दल करता है जो दिल्ली से आकर टिड्डी दल की तरह कई टुकड़ों में बंट जाता है और अलग अलग जिलों में जाता है। जिलों के अफसर इनके सम्मान में काजू से लेकर कार तक लिए खड़े रहते हैं। ये सारे दल खेतों में जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, सूखी फसलों को निहारते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट देते हैं। इसके बाद अगली रस्म होती है मदद का ऐलान करना। तो मदद घोषित की जाती है, पानी के लिए इतने करोड़, चारे के लिए इतने करोड़, रोजगार के लिए इतने करोड़, और फिर अफसर लोग इसी करोड़ में से अपने हिस्से का भाग देकर नई कार, मकान या बीवी के लिए जेवर का बंदोबस्त करते हैं। जैसे किसी भी शुभ कार्य से पहले 9 ग्रहों की पूजा होती है, तो इसी तरह अकाल के उत्सव में भी कई ग्रहों की वंदना और दुष्ट ग्रहों से बचाव के उपाय किए जाते हैं। इस काम में पटवारी, तहसीलदार, अनाज के गोदामों के लोग मित्र ग्रह होते हैं। इसी तरह एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर और पत्रकार ये दुष्ट ग्रह कहलाते हैं। ये कोई गड़बड़ ना करें, इसके लिए पहले इनकी वंदना की जाती है, पटाने का प्रयास किया जाता है। ना मानने पर इनसे भी बड़े ग्रहों से इन पर दबाव डाला जाता है। दुष्ट ग्रह शनि की तरह अविश्वसनीय होते हैं, कभी मान जाते हैं तो कभी किसी सरपंच या पटवारी को ग्रस लेते हैं। इस पूजन के बाद अकाल यज्ञ शुरू होता है जो करीब 6 महीने तक चलता है। इस यज्ञ में डीजल, गेहूं, चारे वगैरह की आहुतियां डाली जाती हैं। हर आहुति के साथ जाप किया जाता है, शांति, ओम शांति बोला जाता है। इसका मतलब है हम जो कर रहे हैं करने दो, शांति रखो। जैसे आपने देखा होगा यज्ञ के दौरान हवन सामग्री से सुगंध पैदा की जाती है, वैसे ही इस यज्ञ में मजदूरी के फर्जी मस्टर रोल जलाकर सुगंध पैदा होती है। अकाल का यज्ञ करने वाले भूखमरी, पलायन, जानवरों के मरने और सारे तालाब सूख जाने की कामना में श्लोक पढ़ते हैं। जैसे हर यज्ञ के दौरान पितरों का आह्वान होता है, यानी हम अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों को याद करते हैं, उसी तरह अकाल यज्ञ में अफसर उन अफसरों को याद करते हैं जो पहले यही सब करते हुए रिटायर हो गए, जिनके बच्चों के बिजनेस अकाल से फले फूले और बेटियों की शादियां सूखा राहत के पैसे से संपन्न हुई। अकाल यज्ञ के अंत में बाकी सारे यज्ञों की तरह आरती होती है। खरीफ के बाद रबी की फसल भी सूख जाए, अफसर इस कामना में गीत गाते हैं। इसके बाद पटवारी तहसीलदार को, बीडीओ कलेक्टर को और फूड इंस्पेक्टर अपने से बड़े अफसर को तिलक लगाता है। इस पूरे अकाल यज्ञ के दौरान किसान हाथ में बकरी या गाय की रस्सी पकड़े यज्ञशाला के बाहर बैठा आसमान पर नजरें गड़ाए रहता है। बारिश की आस में उसकी आंखों से जो पानी गिरता है, सभी अफसर उसे चरणामृत मानकर अपने सिर से छुआते हैं और पी जाते हैं। इस तरह अकाल का यज्ञ पूरा होता है और लोग फलते फूलते हैं।